हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेप्स। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज पर डिटेल में बात करने वाले हैं। मतलब कि आज हम लोग अपने मौलिक अधिकारों और अपने मौलिक कर्तव्यों पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से चर्चा करने वाले हैं। ये दोनों टॉपिक जो हैं वो एसएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी रखते हैं और आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इन चीज़ों का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बेसिकली आते तो फैक्चुअल क्वेश्चंस ही हैं, बट हल्के से घुमा के भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट 1 को फंडामेंटल राइट्स से। फंडामेंटल राइट्स से, ठीक है। तो अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक दी हुई हैं। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक दी हुई है और इनको हम लोगों ने यूएस से बोरो किया हुआ है। ठीक है, इनको हम लोगों ने यूएस से बोरो किया हुआ है और यूएस में भी कहाँ से, यूएस के बिल ऑफ राइट्स से हम लोगों ने इनको बोरो किया हुआ है। ठीक है, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ यूके, मैग्ना कार्टा ऑफ यूके जो है वो भी फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट्स है जो कि फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। मैग्ना कार्टा ऑफ यूके जो है वो फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स या फिर हमारे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें, ये तो हमारे वीडियो का पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स की सेलिएंट फीचर्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनके फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट के लिए क्वालिफाइड हैं, मतलब बहुत लिमिटेड एब्सोल्यूटनेस है इनके अंदर। उसके साथ साथ ये सैक्रोसेंट नहीं है, सैक्रोसेंट नहीं है। सैक्रोसेंट का मतलब है ये परमानेंट नहीं है, और अगर परमानेंट नहीं है तो इनको हटाया कैसे जा सकता है, जबकि बाकी जगह कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स कोई छीन नहीं सकता। तो बेसिकली आर्टिकल 352, आर्टिकल 360, आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360, आर्टिकल 352 और आर्टिकल 360 में हम लोग नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ की बात करते हैं। तो जब नेशनल इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगता है तब फंडामेंटल राइट्स परमानेंट नहीं रहती, मतलब इनको हटाया जा सकता है। उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपकी जस्टिसेबल हैं, जस्टिसिएबल हैं। ठीक है, कहने का मतलब है आप लोग कोर्ट जा सकते हो इन फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पे। ठीक है, ये चीज है। अब अगर हम लोग देखें तो शुरुआत में टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थी, मतलब ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई थी। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम लोग प्रेजेंट में देखें तो प्रेजेंट में सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि आखिर 7 थी, 6 हो गई तो एक गई कहाँ और कौन सी गई। तो फिर आपकी जो ये एक फंडामेंटल राइट जो हटी उसको हम लोग राइट टू प्रॉपर्टी के नाम से जानते थे, राइट टू प्रॉपर्टी के नाम से जानते थे। वो पहले आर्टिकल 31 में था, लेकिन अब इसको ट्रांसफर कर दिया गया है एक लीगल राइट में।
और ये अब आर्टिकल 300A के अंदर आता है। ये अब पार्ट 12 में, पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब इसका जिक्र होता है। और ये कब ट्रांसफर हुआ? ये बेसिकली 44th अमेंडमेंट एक्ट से ट्रांसफर किया गया, जो कि 1978 में हुआ। ठीक है, उसके साथ साथ अब हम लोग बात करते हैं अपनी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोगों को दो आर्टिकल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और वो दो आर्टिकल कौन कौन से हैं? पहला आर्टिकल है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 बेसिकली आपको डिफिनीशन ऑफ स्टेट बताता है। डिफिनीशन ऑफ स्टेट। अगर डिफिनीशन ऑफ स्टेट की आप बात करो तो बेसिकली इस स्टेट में ये बताता है कि फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से स्टेट क्या है। तो स्टेट क्या है? स्टेट में आप गवर्नमेंट बॉडी के साथ स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लोकल अथॉरिटीज, लोकल और अदर अथॉरिटीज, ये सब इसमें बेसिकली आपके स्टेट के अंदर आती हैं। कोई भी चीज जो इंडिया की टेरिटरी में है, विद इन इंडिया है, वो आपके फंडामेंटल राइट के स्टेट के अंदर आती है। इसके बाद जो दूसरा आर्टिकल आपको जानने की जरूरत है फंडामेंटल राइट पढ़ने से पहले या स्टार्ट करने से पहले, तो आर्टिकल 13 आपको जानने की जरूरत है। बेसिकली आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी लॉ अगर इनकंसिस्टेंट है या फिर कंट्रोवर्शियल है फंडामेंटल राइट के रिस्पेक्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है या किसी भी जुडिशरी के पास ये पावर है उस पर्टिकुलर लॉ को नल एंड वॉइड करने की, इंक्लूडिंग ऑर्डर्स, ऑर्डिनेंस, बाई लॉज या फिर कोई भी रेगुलेशन ही क्यों ना हो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो लॉ नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लॉ नहीं होते। लेकिन अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट है जो हमारी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर भी पाबंदी लगा सकता है। जैसे कि केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर नाम की चीज सुप्रीम कोर्ट ने यूज की और कहा कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है तो उसको नल एंड वॉइड ट्रीट किया जाएगा। तो अब हम लोग अगर आर्टिकल 13 में देखें क्या कहा जाता है, तो कोई भी लॉ, एनी लॉ, सिंपल शब्दों में वायलेट्स आर फंडामेंटल राइट्स, एनी लॉ violating our fundamental rights are declared null and void by the judiciary। ठीक है, ये चीज आप लोगों को आर्टिकल 13 में याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब आ जाते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की तरफ कि फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स कौन कितनी है। बेसिकली हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब इन 6 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, तो पहली फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, ये बेसिकली आपके आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आता है। फिर दूसरी फंडामेंटल राइट है हमारी राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आता है। फिर तीसरी फंडामेंटल राइट है हमारी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन
एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये हमारा आर्टिकल 23 एंड 24 में आता है। ठीक है, फिर चौथी फंडामेंटल राइट है हमारी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 25 से 28 तक आता है। ठीक है, फिर आपकी पांचवी राइट की हम लोग बात करें तो वो है कल्चरल एंड माइनॉरिटी राइट्स, कल्चरल एंड माइनॉरिटी राइट्स। इसमें आर्टिकल 29 और 30 आता है, आर्टिकल 29 एंड 30 आता है, और इसी को लोग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के नाम से भी जानते हैं, तो हम लोग भी यहाँ पे एजुकेशनल राइट्स के ही नाम से पढ़ेंगे, एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। फिर हमारी आखिरी फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 32। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि टोटल 7 राइट थी, लेकिन अब 6 ही रह गई हैं। वो 6 क्यों रह गई हैं और आर्टिकल 31 कहाँ गया, ये चीज मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने राइट टू इक्वालिटी के पहले आर्टिकल पे, मतलब आर्टिकल 14। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 कहता है कि रूल ऑफ लॉ, या फिर आर्टिकल 14 बेसिकली कुछ की पॉइंट्स की बात करता है, वो चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो क्या क्या की पॉइंट्स की बात करता है आर्टिकल 14 को, हम लोग रूल ऑफ लॉ भी कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। लेकिन ये किसने कहा, ये आपके एवी डाइसे ने कहा, एवी डिसे ने इसको रूल ऑफ लॉ कहा। ठीक, बेसिकली ये आर्टिकल कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन इज टू बी गिवन बाय द गवर्नमेंट टू ऑल। ठीक है, इसमें बेसिकली इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कही गई है, उसके साथ साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी इसी के अंदर बोला गया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी इसी के अंदर बोला गया है। इसमें लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या है कि प्रेसिडेंट, एमएलए, एमपी, गवर्नर, फॉरेन डिग्नेटरीज को सिविल मैटर्स में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ये इसमें एक एक्सेप्शन है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें कि आर्टिकल 14 का कहाँ यूज किया जा सकता है, तो अगर कोई गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है सोशली बैकवर्ड क्लास को या सोशली बैकवर्ड कमिटी को, तो वो नॉर्मल जनता पे एप्लीकेबल नहीं है, ये क्लियर बात है, क्योंकि उन लोगों को इक्वल लेवल तक लाने के लिए, इक्वल स्टेटस तक लाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से ये एक एग्जाम्पल आप कह सकते हो। फिर आता है आपका आर्टिकल 15। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है ये हम लोगों से बात करता है राइट टू इक्वल स्टेटस या फिर राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके का, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, इन 5 तरीके के डिस्क्रिमिनेशन से के अगेंस्ट जो राइट हम लोगों को मिलती है वो आर्टिकल 15 से मिलती है। आर्टिकल 16 की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली आर्टिकल 16 में
हम लोगों को इक्वालिटी टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कहने का मतलब है डिसेंट हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो, रिलीजन हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, इनके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, इक्वालिटी टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये चीज हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम लोग सही से देखें तो हल्का फुल्का तो डिस्क्रिमिनेशन मिलता ही है। अब क्या है, अब आर्टिकल 16 जो है वो हम लोगों ने देख लिया। आर्टिकल 16 के बाद आर्टिकल आता है 17। आर्टिकल 17 आता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत के विरोध में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 17 है। इसके बाद आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 है एबॉलिशन ऑफ टाइटल, एबॉलिशन ऑफ टाइटल। और इसमें भी बेसिकली बात होती है कि किसी भी तरीके का महाराज, दीवान, ऐसे कोई टाइटल नहीं दिए जा सकते। लेकिन अगर कोई टाइटल एजुकेशन बेस पे है, मिलिट्री बेस पे है या एक्सीलेंसी बेस पे है तो वो टाइटल दिया जा सकता है। इसीलिए लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर, इंजीनियर ये चीजें लगा सकते हैं, लेकिन महाराज है कोई ये चीज नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 19, जहां से हमारे आर्टिकल स्टार्ट होते हैं राइट टू फ्रीडम वाले। ठीक है, और इसमें बेसिकली पहले टोटल 7, इसमें पहले टोटल 7 फ्रीडम दी गई थी, 7 चीजों से रिलेटेड फ्रीडम दी गई थी। लेकिन इसमें भी 44th कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसमें भी एक फ्रीडम को हटा दिया गया। ठीक है, अब अगर हम लोग फ्रीडम की बात करें कि कौन कौन सी राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 देता है, तो ये हम लोगों को बेसिकली बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, यूनियन, मूवमेंट, रिसाइड एंड प्रोफेशन, इन सब की फ्रीडम ये देता है एक तरीके से कि आप किसी भी तरीके की स्पीच और एक्सप्रेशन का फ्रीडम ये देता है। असेंबली का फ्रीडम देता है लेकिन विदाउट आर्म्स एंड आर्मामेंट्स, मतलब पब्लिक ऑर्डर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, आप असेंबल करो। तीसरा, यूनियन के फॉर्मेशन का फ्रीडम ये देता है। ठीक है, नो खालिस्तानी एसोसिएशन, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो खालिस्तानी एसोसिएशन की तरह आप यूनियन नहीं बना सकते, लेकिन हाँ नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी लाइक यूनियन आप बना सकते हो। ये 97th अमेंडमेंट एक्ट, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। इसके बाद आता है मूवमेंट। मूवमेंट में ये कहता है कि आप किसी भी इंडिया की टेरिटरी में फ्रीली घूम सकते हो, कोई भी आप पे रोक रुकाव नहीं लगाया जाएगा। फिर आता है रिसाइड, कहने का मतलब है आप कहीं पे भी रह सकते हो, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि आप कहीं पे भी रह सकते हो, एनीवेयर बट ऑन ट्राइबल लैंड, ट्राइबल लैंड। कहने का मतलब है कि कहीं पे भी आप रह सकते हो लेकिन ट्राइबल एरियाज में नहीं। ठीक, उसके बाद आता है हमारा ऑक्यूपेशन, ट्रेड या प्रोफेशन। कहने का मतलब है आप किसी भी तरीके का ऑक्यूपेशन, ट्रेड या प्रोफेशन फॉलो कर सकते हो, लेकिन अब ये नहीं होना चाहिए कि आप ड्रग बेचने लगे, ये नहीं होना चाहिए आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने लगे। ठीक है, तो इसमें 19A में इसकी बात होती है, बी में इसकी बात होती है, सी में इसकी बात होती है, डी में इसकी बात होती है, ई में रिसाइड की बात होती है और प्रोफेशन की बात होती है जी में। मैंने आपसे कहा था कि एक राइट टू फ्रीडम हटा दी गई है तो एच आपकी हटा दी गई है। ठीक है,
एच आपकी हटा दी गई है। इसके बाद आपका आता है कि इसके आगे क्या। अब अगर हम लोग देखें तो आर्टिकल 20 की अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल 20 आर्टिकल 20 बेसिकली प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस की बात करता है। ठीक है, मतलब कन्विक्शन की बात करता है ये, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस की ये बात करता है। बेसिकली ये तीन बातों को कहता है, ये तीन बातों को कहता है। कहने का मतलब है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। कहने का मतलब है अगर कहीं पे किसी भी तरीके का ये नहीं होना चाहिए, जैसे नो एक्स पो फैक्टो लॉ, जैसे आज 20 तारीख है, 20 तारीख को कोई लॉ अप्लाई हुआ, मतलब किसी लॉ को 20 तारीख से लागू किया गया, लेकिन किसी आदमी को पहले 18 या 19 तारीख को पकड़ा गया था, तो 20 तारीख का लॉ उस पे नहीं अप्लाई होगा, उस पे वही लॉ चलेगा जो 18 या 19 तारीख को था। इसके साथ साथ नो डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी, नो डबल जियोपार्डी मतलब एक गुना के लिए सिर्फ एक ही सजा मिलेगी, ये नहीं एक गुना के लिए 3-4 बार सजा दे दी, वो चीज नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कहने का मतलब है कि ये ना हो कि पुलिस वाले तोड़ें सही से और उसके बाद फिर कह दें कि ये बयान देना जाके। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने, या फिर बहुत क्लियरली हमारा आर्टिकल 20 कहता है कि आप अपने खिलाफ बयान नहीं दे सकते। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये कभी भी एबॉलिश नहीं होता। ठीक, ये क्या है, ये है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये कभी एबॉलिश नहीं होता। ठीक, नो वन शेल डिप्राइव फ्रॉम देयर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। ठीक है, कहने का मतलब है एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई नॉर्मल इंसान है तो उसके लिए तो आप डिप्राइव नहीं कर सकते उसको, उसको जीना है तो जीना है, आप उसकी राइट टू लाइफ को नहीं वायलेट कर सकते, आप उसकी राइट टू लाइफ को नहीं छीन सकते। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई मर्डरर है और सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि इसका मरना जरूरी है वरना ये बहुत ज्यादा पब्लिक ऑर्डर को खराब कर रहा है, मतलब उसको कैपिटल पनिशमेंट मिल जाती है, तो उस केस में आर्टिकल 21 उससे छीन ली जाती है। इसके अलावा कोई और केस ऐसा नहीं हो सकता जिसमें आप आर्टिकल 21 छीन लो। आर्टिकल 20 हुआ और आर्टिकल 21 हुआ, ये जो दो आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये दो आर्टिकल जो हैं ये नेवर सस्पेंड, नेवर कैन नेवर बी सस्पेंडेड, इनको हटाया ही नहीं जा सकता। नेशनल इमरजेंसी हो, मार्शल लॉ लग जाए, कुछ हो जाए, इन दोनों को नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, इसके बाद कुछ मोस्ट फेमस फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 पे हुए कुछ केसेस जो आर्टिकल 21 से रिलेटेड हैं, वो है, पहला केस अगर हम लोग बात करें तो है गोपालन, गोपालन केस। इसमें बेसिकली बहुत एक चीज बोल दी गई कि नैरो स्टैंस है, नैरो स्टैंस दे दिया गया राइट टू लाइफ पे। मेनका गांधी का एक केस हुआ जिसमें वाइड स्टैंस दे दिया गया राइट टू लाइफ पे, और इस गोपालन केस के वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। ठीक, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट, ये मेनका गांधी केस में कह दिया गया। ठीक, और प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ विद ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, ये चीज भी जोड़ दी गई। ठीक है,
ये चीज भी जोड़ दी गई। तो दो केसेस अगर हम लोग देखें तो एक ये है, एक मेनका गांधी केस है, मेनका गांधी केस। ठीक है। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A के साथ आप लोगों को याद होगा कि मैंने पिछले सैटरडे को एक वीडियो बनाई थी जिसमें फंडामेंटल राइट का जिक्र किया था। उसमें फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र किया था। तो उसमें मैंने 86 अमेंडमेंट से 2002 में एक नई फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करने के बारे में बात की थी। वही सेम ड्यूटी जो वहां ऐड हुई है, वही आर्टिकल 21A में एक राइट के थ्रू भी दिया गया है। क्या? राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन। इसमें क्या है, 0 से 6 साल, नहीं सॉरी प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन लेना कंपलसरी है। ये आर्टिकल फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को इंक्लूड करता है। प्रोहिबिशन ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन को रिस्पेक्ट करता है। उसके साथ साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन को बोलता है। रिमूविंग एनी फाइनेंशियल बैरियर इन केस ऑफ एजुकेशन और इन द एक्सेस ऑफ एजुकेशन को बताता है। उसके साथ साथ ये एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज और क्वालिटी टीचर्स भी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को भी कहता है, और ये प्रमोट भी इस चीज को करता है। तो 21A जो है, ये बेसिकली 86 कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा गया, और इसी के साथ साथ डीपीएसपी में भी कुछ चीजें जोड़ी गई, और फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी एक चेंज हुआ जो मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया। हालांकि हम लोग इस वीडियो में भी उस चीज की बात करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को बहुत रैपिड तरीके से रिवीजन चाहिए है फंडामेंटल ड्यूटीज का, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। वो वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग आर्टिकल 22 पे। आर्टिकल 22 पे अगर हम लोग आर्टिकल 22 की बात करें, जो कि राइट टू फ्रीडम की आखिरी राइट है हमारे पास, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 जो है ये क्या है, ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है। तो कहने का मतलब है, किसी को अरेस्ट करने से पहले आपको सूचित किया जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। इन केस अरेस्ट कर लिया गया तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करा जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ एक लीगल वकील भी आपको दिया जाएगा। और डिटेंशन की अगर बात करें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन की बात करें, तो अगर किसी चीज को ये मतलब किसी को ये फील हुआ कि आप क्राइम कर सकते हो, उस क्राइम को रोकने के लिए आपको डिटेन किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 22 में एक एक्सेप्शन भी है कि ये कुछ हद तक इमरजेंसी के टाइम पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और अगर इमरजेंसी प्रेसिडेंट क्लेम कर देता है तो टोटली ये इलीगल डिटेंशन और ये अरेस्ट वाला ये रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। मतलब आर्टिकल 22 बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसको चाहेगा उसको उठा लेगा, वैसा वाला सीन हो जाता है। ठीक है। फिर अब हम लोग आ जाते हैं अपने तीसरे टाइप के राइट पे, अपने तीसरे टाइप के फंडामेंटल राइट पे, जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 23 और 24 को, दोनों को एक साथ में ही देख लेते हैं। ठीक है। आर्टिकल 23 जो है वो बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर को रोकने की बात करता है। ठीक है। किसको रोकने की? ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर इसको रोकने की बात करता है। वहीं अगर आर्टिकल 24 की बात करें
तो बेसिकली ये चाइल्ड लेबर को रोकने की बात करता है, चाइल्ड लेबर को रोकने की बात करता है। और ये कहता है कि 14 साल से नीचे के बच्चे होंगे तो वो तो काम नहीं कर पाएंगे, और 14 साल से ऊपर के बच्चे अगर काम करना चाहते हैं तो कैन वर्क, बट नॉट इन स्कूल आवर्स, नॉट इन स्कूल आवर्स। कहने का मतलब है 14 साल से ऊपर के बच्चे काम कर सकते हैं लेकिन स्कूल आवर्स में काम नहीं करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ नॉट इन हैजार्डस प्लेस। कहने का मतलब है किसी भी हैजार्डस प्लेस, जैसे बम बनाने की फैक्ट्री में काम करने लगे या डेंजरस फैक्ट्री में काम करने लगे, उस चीज में भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल 24 कहता है। आर्टिकल 23 में एक चीज का एक्सेप्शन है कि इस आर्टिकल में स्टेट, मतलब स्टेट जो की डिफिनीशन मैंने आप लोगों को ये बताई है आर्टिकल 12 में, स्टेट की डिफिनीशन जो बताई है। ठीक है, स्टेट, अगर स्टेट चाहे तो वो आपको फोर्स कर सकता है किसी भी कंपलसरी सर्विस में काम करने के लिए। ठीक है, जैसे कि वॉर के टाइम पे किसी कंपलसरी चीज के लिए स्टेट आपको बुला सकता है और आप मना नहीं कर सकते उसे। फिर आपका आता है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28, जिसमें हम लोग रिलीजन की बात करते हैं, जिसमें हम लोग राइट टू रिलीजन या फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग 25 में देखें तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, एक तरीके से कह सकते हैं कि हम लोग अपने आप से सोच सकते हैं, हम लोग अपने आप से काम कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फिर आता है 26 में हम लोग बात करते हैं कलेक्टिव राइट ऑफ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। कहने का मतलब है कोई भी तरीके की रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करना या मेंटेन करना, इसकी राइट हम लोगों को आर्टिकल 26 देता है। मैनेज करने की राइट आर्टिकल 26 देता है। उसके लिए किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को ओन करने की राइट हमको आर्टिकल 26 देता है। और उसकी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने की राइट भी हमको आर्टिकल 26 देता है। तो एक तरीके से ये क्या है, ये है कलेक्टिव राइट ऑफ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 27। अब 27 में हम लोगों का फ्रीडम फॉर हम पेइंग टैक्सेस। कहने का मतलब है धर्म के नाम पे आप टैक्स नहीं ले सकते। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्स ऑन रिलीजन, धर्म के नाम पे आप टैक्स नहीं ले सकते। फिर आता है हमारा 28वां आर्टिकल। 28 ये कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल आपको धार्मिक इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकती, मतलब नो रिलीजियस स्टडीज इन गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल मतलब गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस या एजेंसीज में धार्मिक नॉलेज नहीं दी जा सकती। ठीक, फिर आता है आपका आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है वो आपको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स देता है। ठीक, आर्टिकल 29 जो है वो आपकी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, कल्चर को प्रोटेक्ट करता है हर एक सिटीजन की। ठीक है, किसको प्रोटेक्शन देता है, ये किस किस चीज को, ये बेसिकली आपकी लैंग्वेज को, लैंग्वेज के साथ साथ आपकी स्क्रिप्ट को, स्क्रिप्ट के साथ साथ आपके कल्चर को, इन सबको, इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करता है। वहीं आर्टिकल 30 की अगर हम लोग बात करें तो ये माइनॉरिटीज की रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने की बात करता है। ठीक है,
ये किस चीज की बात करता है? ये बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओनली फॉर माइनॉरिटीज। ठीक है। और उसके साथ साथ आर्टिकल 29 और 30 जो है वो ये कहता है कि कैन एनीवन कैन प्रोवाइड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन इन देयर नेटिव लैंग्वेज। कहने का मतलब है नेटिव लैंग्वेज में कोई भी अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकता है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 की मैंने आप लोगों से पहले ही बात की कि वो राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको हम लोगों ने हटा के 300 ए में लीगल राइट बना दिया है। ठीक। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 32 से आर्टिकल 35 तक। आर्टिकल 32 से आर्टिकल 35 जो है ये आपके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा इसको? ये इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा। कॉन्स्टिट्यूशन ये बी आर अम्बेडकर ने कहा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? मैं बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या रोल था। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। ठीक है। ये चीज आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं वो बेसिकली रिट्स देने की पावर आपके सुप्रीम कोर्ट को देता है। रिट्स के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में तो थोड़ा शॉर्ट में, लेकिन इससे रिलेटेड मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोग रिट्स को बहुत बकायदा और सारी रिट्स को बहुत बकायदा से पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो अब अगर हम लोग थोड़ा रिट्स को देखें कि रिट्स क्या क्या है, आर्टिकल 32 कौन कौन सी रिट्स देता है या देने की बात करता है, तो बेसिकली आर्टिकल 32 5 रिट्स देने की बात करता है। कौन कौन सी हैं ये है, पहली है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस। दूसरी है मैंडेमस। मैंडेमस। तीसरी है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन। मैंडेमस प्रोहिबिशन। फिर आती है आपकी सर्टियोरारी। सर्टियोरारी। इसके बाद आती है आपकी को वारंटो। को वारंटो। ठीक। हैबियस कॉर्पस की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली कोई भी कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि अगर किसी का अनलॉफुल डिटेंशन किया गया है तो हमें उसकी बॉडी चाहिए, हमें वो इंसान चाहिए, जैसे भी लाके दो हमको वो इंसान चाहिए। ठीक है। फिर मैंडमस की बात करें तो मैंडमस कहता है कि हम कमांड करते हैं ये काम करो। ठीक है। प्रोहिबिशन कहता है कि हम कमांड करते हैं कि ये काम नहीं होगा। ठीक। सर्ट्यूरारी जो है वो ये सामने वाले से पूछता है कि किसकी अथॉरिटी से तुमने ये काम किया। सॉरी 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 सॉरी, ये चीज को वारंटो करता है कि किसकी अथॉरिटी से ये काम किया। सर्टियोरारी तो ये कहता है कि हम सर्टिफाई करते हैं इस चीज को। ठीक है। ये आपकी 5 रेट्स हैं। इसके बारे में अगर डिटेल नोट्स वगैरह या कुछ चाहिए तो वो आप मुझको कमेंट में बता दीजिएगा, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी मुझको नहीं लगता इससे रिलेटेड इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आने वाला है, अभी तक तो नहीं आया है। फिर अब अगर हम लोग आर्टिकल 33 की बात करें तो आर्टिकल 33 बेसिकली पार्लियामेंट को ये पावर देता है। पार्लियामेंट पावर्स, पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि राइट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर्म्ड पर्सनल्स पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट करें, टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड पर्सनल्स। कहने का मतलब है जो आर्मी में काम कर रहे हैं उनकी फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके रखो, ये आर्टिकल 33 कहता है। आर्टिकल 34 की अगर हम लोग बात करें, ये एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड पर्सनल्स। क्योंकि अगर कोई इंसान आर्मी में काम कर रहा है उसको देश की बहुत सारी चीजें पता हैं,
मतलब आर्मी की बहुत सारी आर्मी रिलेटेड उसको बहुत सारी चीजें पता है। अब अगर वो अपनी राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज करके बाहर जाके किसी को देश का कोई सीक्रेट बता देता है, तो इसकी वजह से आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि किसी भी आर्म्ड पर्सनल की फंडामेंटल राइट आप कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 बेसिकली आपके मार्शल लॉ की बात करता है। ठीक है, इसमें बस इतना ही याद रखिए कि ये आर्टिकल जो है ये आपके मार्शल लॉ की बात करता है। आर्टिकल 34 क्या करता है? आर्टिकल 34 मार्शल लॉ की बात करता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स। कहने का मतलब है मार्शल लॉ लगा हुआ है तो फिर फंडामेंटल राइट पे क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी ये 34 बताता है। आर्टिकल 35 जो है वो बेसिकली एक पार्लियामेंट को पावर देता है कि सिर्फ आप, ओनली द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। आर्टिकल 35 जो है, आर्टिकल 35 गिव्स power to the parliament that only they can make law in case of फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के किसी भी मैटर में सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है। ठीक है, सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है। अब इसके साथ साथ हम लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? अपने इस पर्टिकुलर सेशन के नेक्स्ट पार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे। अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो आर्टिकल 51 ए में दी हैं। आर्टिकल 51 ए कहाँ दिया है? आर्टिकल 51 ए पार्ट 4 और 4 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, इसको बेसिकली 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद जोड़ा गया और इसको रिकमेंड किया था स्वर्ण सिंह कमेटी ने। स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था और इनकी रिकमेंडेशन पे टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। लेकिन 86 अमेंडमेंट एक्ट के बाद 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को इसमें जोड़ दिया गया। इसलिए अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई हैं। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आर्टिकल 21 ए भी जोड़ा गया था जो अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में। ठीक है, अब अगर हम लोग 51 ए की बात करें तो बेसिकली 51 ए हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है और 51 ए में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजों की बात की जाती है। तो अगर हम लोग अपने आर्टिकल 51 ए की बात करें जिसमें हम लोगों को हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, आर्टिकल 51 ए की बात करें जिसमें हम लोगों को हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में ए 51 ए सब क्लॉज ए कहता है कि हम लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसके साथ साथ उसके आइडियल्स, उसके इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आर्टिकल 51 ए, आर्टिकल 51 ए सब क्लॉज बी कहता है कि हम लोगों को जो कि नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के नोबल आइडियल्स हैं इनको चेरिश करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। आर्टिकल 51 ए सी मतलब हमारी थर्ड जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो है कि इंडिया की सोवेर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, प्रोटेक्ट करना और उसके साथ साथ अपहोल्ड करना। फिर हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य है कि हम लोग अगर किसी भी तरीके
कि प्रॉब्लम में हमारा देश है तो उसको डिफेंड करना, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। ठीक है, फिर हमारा जो ई ई या फिर 51A सब क्लॉज ई ये कहता है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड among all the people of India and to renounce practice derogatory to the dignity of the woman। कहने का मतलब है ब्रदरहुड को प्रमोट करना और किसी भी महिला की डिग्निटी को बचाए रखना, ये भी हमारे मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा छठा मौलिक कर्तव्य जो कहता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द राइट रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। कहने का मतलब है हमारे जो कल्चर का रिच हेरिटेज है उसको बचाने के लिए कहता है। फिर सातवां जो कर्तव्य है हमारा वो है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। कहने का मतलब है ग्रीनरी को बचाने के लिए। ठीक, फिर आता है हमारा आठवां। आठवां जो है वो बेसिकली साइंटिफिक टेम्परामेंट, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंजरी एंड रिफॉर्म्स की बात करता है। फिर नवे की बात करें, नवे में हम लोग बेसिकली पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है या फिर वायलेंस को रोकने की बात करता है। ठीक है, फिर अगर 10वें की हम लोग बात करें तो 10वां ये कहता है कि हम लोगों को मेहनत करके किसी भी तरीके से हर स्पेयर्स में कामयाब होना है, इस चीज की बात करता है। ठीक है, इसके बाद जो इसके बाद वाला है मतलब 11 के की अगर हम लोग बात करें तो यही है जो कि 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा गया। ये कहता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द गार्जियन टू प्रोवाइड एजुकेशन टू 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये किसकी ड्यूटी है? ये ड्यूटी है किसकी? ये ड्यूटी बेसिकली है गार्जियन की। ये ड्यूटी किसकी है? ये ड्यूटी आपके गार्जियन की है। ठीक, यही आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो आप लोगों को पढ़ने थे। तो इसमें मेन पॉइंट्स ये कि ये 11 की 11 ड्यूटीज याद कर लेनी है। ये कब ऐड हुई, किस अमेंडमेंट से ऐड हुई, ये आप लोगों को याद कर लेना है। ये आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो नॉन जस्टिसिएबल हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना गार्जियन और पेरेंट्स की ड्यूटी है। इस चीज को कब ऐड किया गया ये आप लोगों को पता होना चाहिए और कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। तो दोस्तों, आज हमने बेसिकली फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज को डिटेल में समझा। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कब कैसे इन चीजों में बदलाव किए गए। इन दोनों टॉपिकों से एसएससी में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और अगले लेक्चर में हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि राइट्स से काफी अलग है। मतलब राइट्स फंडामेंटल राइट्स से काफी अलग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर तो करें ही करें, और उसके साथ साथ अगर आपको सच में इससे कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स ले सकते हैं। और डिफरेंट अपडेट्स जैसे कि मेरे रैपिड रिकॉल लेक्चर्स की जो अपडेट्स हैं वो, और उसके साथ साथ कुछ रिवीजन वीडियोस के अपडेट्स भी वहां पे आपको मिल जाएंगे। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे पोस्ट टैब से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वहां आप लोगों को आंसर्स के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है, आपको अगर सच में ये वीडियो आपको कोई फायदा दी हो तो आप सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।